Good morning students. Welcome in your science lecture 1, chapter number 10, adaptation in living organism. You all know what are living organisms. सबको पता है living organisms क्या होते हैं? Living organisms are found everywhere. Living organism हर जगह पाए जाते हैं, चाहे माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया और डेजर्ट हो. बट क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है. माउंटेन हो, डेजर्ट एरिया हो, इवन वाटर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. लेकिन जब इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन या इनकी लिविंग कंडीशन अलग अलग होती है तो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और किस तरह से वहाँ बेस्ट सुटेबली वो रह सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे जाते हैं स्टूडेंट्स जो उनको सपोर्ट करते हैं कि वो सुटेबल कंडीशन बनाएं और उस एडप्ट हो जाए, मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को या एडप्ट कर लें और सर्वाइव करें और बचे रहें. तो ये जो एडेप्टिव कंडीशंस हैं ये कहलाती हैं एडेप्टेशन. डेफिनेशन इज लाइक दैट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप स्पेशल फीचर्स व्हिच हेल्प देम सर्वाइव बेटर इन देयर लोकल वेदर कंडीशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो स्पेशल फीचर्स जो डेवलप कर लेते हैं और उनको वो हेल्प करती है कि वो उस लोकल वेदर कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. ये कहलाती है इसकी एडेप्टेशन. ओपन अ बुक एट पेज नंबर 150. You must have also noticed that wherever living organisms are present, non-living organisms are also present. They both interact each other. हमने ये भी देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं. इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं. किस तरह से इंटरेक्शन होता है इनका? या तो वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे फूड के लिए, अपनी नीड्स जो फूड है, शेल्टर है, ओके, क्लोथिंग है और भी बहुत सारे सोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से इंटरेक्ट करते रहते हैं. सो दिस इंटरेक्शन और दिस रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजी. तो ये जो रिलेशनशिप है या हम कह सकते हैं इसकी जो स्टडी है लिविंग और नॉन लिविंग की रिलेशनशिप की, ये इकोलॉजी कहलाती है. और इकोसिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्ट करता है नॉन लिविंग के साथ या लिविंग के साथ तो ये क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं. तो स्टूडेंट दीस थ्री टर्म्स आर क्लियर टू यू: एडेप्टेशन, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी. इकोसिस्टम is formed when living organism interact with living organism and non-living organism. Okay. Now, what are biotic and abiotic factor? An ecosystem has two components. Ecosystem के पास two component होते हैं, biotic and abiotic. Now we will deal with the two factors. So, two factors are, first one is abiotic and second one is biotic. These are the two component of ecosystem. ये क्या है स्टूडेंट? ये components हैं. किसके components हैं? Ecosystem के. और इकोसिस्टम क्या है? अब मैंने आपको बताया है इकोसिस्टम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो इकोसिस्टम बनाते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन एन एनवायरनमेंट आर नोन एज बायोलॉजिकल और बायोटिक. जो भी प्लांट और एनिमल हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं ये क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं. बायो का मीनिंग होता है लाइफ. बायो को जब भी टर्म आ जाएगा इट मीन होता है लाइफ और लिविंग. So biotic mean living beings or living organisms, and all the physical factors, okay, of the environment are called abiotic. जितने भी physical factors हैं, सारे physical factors, जितने भी physical factors आ रहे हैं such as soil, rock, weather condition, ये सारे के सारे abiotic बनाएंगे. Okay. Now, biotic and biotic interaction. Biotic components are dependent on each other for food. They live in close proximity to one another.
कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत अच्छे से इंटरलिंक है। सबसे पहले अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म दो यहाँ पे पार्ट में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो हम सबसे पहले पार्ट में बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करता है फूड पर। यहाँ पर जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जो फूड प्रोवाइड कराएगा वो वेरी क्लियर है, प्लांट होगा या वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। ये आपको पता है दैट हम लोग मोस्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए और एनिमल्स पे भी डिपेंड है। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड हैं। The animal, for example, animal depend on green plants, other animals for food. The animal waste and dead bodies are on decomposition add nutrient to the soil. Even इतना ही नहीं, जब प्लांट या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो इनके जो रिमेन्स हैं, जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। These nutrients taken up by the plants, और ये न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं एंड थ्रू देयर रूट्स इन दिस वे एनिमल प्रोवाइड मिनरल्स फॉर टू प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। और इस वजह इसी रूप में क्या होता है, एनिमल्स जो है वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं या प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं। बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन, अब ये तो था बायोटिक इंटरेक्शन, यानी एनिमल प्लांट्स पे कैसे डिपेंड था और प्लांट्स एनिमल पे कैसे डिपेंड था। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे कि बायोटिक और अबायोटिक इंटरेक्शन में क्या है। द बायोटिक एंड अबायोटिक इंटरेक्शन विद ईच अदर कंटिन्यूअसली। अबायोटिक कंपोनेंट शेयर्ड बाय बायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल both plant and animal need air to respire। अगर हम प्लांट और एनिमल दोनों की बात करें तो दोनों ही एक अबायोटिक फैक्टर है एयर, उस पर डिपेंड है। एयर अबायोटिक फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर है एयर, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो किस पे डिपेंड होता है, एयर पे। अबायोटिक फैक्टर यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, फैक्टर सबसे पहला उसने दिया हुआ है एयर। एयर पे प्लांट्स भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स भी डिपेंड रहते हैं। किसके लिए डिपेंड रहते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पायर करने के लिए। देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर, प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये फर्स्ट फैक्टर था एयर। सेकंड अबायोटिक फैक्टर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है वाटर। तो कहीं ना कहीं वाटर पे भी प्लांट और एनिमल दोनों डिपेंडेंट है। All living organisms, plant need air, water and sunlight for photosynthesis। प्लांट को एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, ये तीनों ही अबायोटिक फैक्टर हैं। They also need soil to grow, even इनको सॉइल भी चाहिए ग्रो करने के लिए। Plants and animal both need suitable temperature condition to survive, और दोनों को एक suitable condition भी चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। So यहाँ पर जितने भी अबायोटिक फैक्टर हैं उनपे बायोटिक फैक्टर डिपेंड हो रहे हैं। Let us discuss more about habitat। अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस और यू कैन से ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ड्वेलिंग प्लेस होती है, यानी वो एक प्लेस जहां पर वो फूड, शेल्टर इजीली अवेलेबल कर सके अपने लिए, दैट इज कॉल्ड ड्वेलिंग प्लेस। उसके रहने की जगह, अपने आप को हाइड कर सके, बचा सके अपने आप को। For example, natural habitat of a tiger is a forest and not a zoo। अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट जो है, जो उसको मिला हुआ है वो क्या है, फॉरेस्ट है, जू नहीं है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ टाइगर विद एनिमल दैट इट कैन हंट फॉर ईटिंग। फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट में कंफर्टेबल कैसे रह लेगा टाइगर, क्योंकि उसको वहाँ पे वो एनिमल प्रोवाइड हो जाएंगे जिनको वो हंट कर सकता है, जिनका वो शिकार करके खा सकता है। एंड शेडी ट्रीज एंड प्लांट्स फॉर इट टू हाइड, और छायादार जो पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, उसको छुपने में हेल्प करते हैं। देन सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विद सनलाइट एंड रेन, फिर उसको सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी मिल जाती है। सो अ हैबिटेट प्रोवाइड सुटेबल लिविंग कंडीशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हैबिटेट इज द ड्वेलिंग प्लेस habitat is a
dwelling place of an organism that provide suitable condition to live. So this is called habitat. Okay. Now, types of habitat. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड. सबसे पहले जिस फैक्टर के जो टाइप्स ऑफ हैबिटेट में पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो है वो है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट? सरफेस ऑफ लैंड सर्व एज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जो लैंड सरफेस है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है. A wide variety of plants and animals are found on the terrestrial. लैंड सरफेस में देखें तो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल हमें टेरेस्ट्रियल ही दिखते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इंक्लूड डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड. टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट यहीं पे होगा नहीं हो जाता. टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट में जो लैंड के फीचर्स हैं, माउंटेन, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, ओके, फॉरेस्ट, ये सब इंक्लूड है. एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स: हॉर्स, डियर, ह्यूमन, ट्री, dog, snakes and elephant. Then come to the aquatic habitat. Aqua mean water. What do you mean by aqua? This was about terrestrial. Second is aquatic. Aqua mean water. So organisms that live in water, okay, are called aquatic animals. Water bodies of all forms serve as aquatic habitat. तो जितनी भी water bodies हैं, fresh water हो चाहे मैराइन वाटर या सॉल्ट वाटर, वो सब क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट. एंड यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना. हम प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को इजीली देख सकते हैं इसमें एक्वेटिक में. पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशंस आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. और एक्वेटिक हैबिटेट के जो एग्जांपल्स हैं वो पॉन्ड है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं एंड ओशंस हैं. दे फॉर्म द नेचुरल होम फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स such as fish, duck and algae. Some organisms such as frog and salamanders are capable of living on land as well as in water. इतना ही नहीं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक लाइफ लीड करते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं. एग्जांपल है सैलमैंडर, जो एक्वेटिक में भी रहेगा यानी वाटर में भी रहेगा और टेरेस्ट्रियल में भी रहेगा. क्लियर? These animals are called amphibians. और ऐसे एनिमल जो लैंड में और कहाँ देखेंगे? वाटर, ये क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस कहलाते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज. एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर में रहेंगे और जो एम्फीबियंस होते हैं वो वाटर में भी रहेंगे और लैंड पर भी पाए जाएंगे. और अदर टाइप्स ऑफ हैबिटेट इंक्लूड द फॉलोइंग. अब जो और तरीके आपको यहाँ पे 2 हैबिटेट इंक्लूड करे गए हैं उसमें फर्स्ट है एरियल एंड देन है अर्बोरियल. एरियल कहाँ से पता लग रहा है? एयर. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एयर, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली अपना टाइम एयर में स्पेंड करते हैं. एग्जांपल बर्ड्स, ओके, एरियल एनिमल्स, एरियल बोलते हैं इनको. और इस जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? एरियल हैबिटेट. देन अर्बोरियल हैबिटेट. ऑर्गेनिजम्स नोन एज अर्बोरियल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑन ट्री. जो अपना बहुत सारा समय जो है वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं? ट्री में स्पेंड करते हैं. For example, birds may come to land and fly in the air, but most of them build nest on tree. Monkey, squirrel, and several insects are other examples of arboreal animal. Arboreal animal के और भी जो examples हैं यहाँ पे वो हैं monkey, squirrel. Okay? Then these were the categories of habitat. Now come with the next topic, that is adaptation. The organism that live in a particular habitat may not be able to survive in another type of habitat. For example, fish cannot survive on land. Adaptive features हैं. साल हो गए इसी एडेप्टिव फीचर्स को डेवलप करते हुए. सालों बाद जब एडेप्टिव फीचर डेवलप हुए, नाउ वी कैन नॉट टर्न देम अगेन. तो ये जो एडेप्टिव फीचर्स थे, जैसे कि फिश है, फिश की सर्वाइविंग कंडीशन क्या कहती है? कि उसे वाटर में रहना है, वो वाटर में सर्वाइव करेगी. यहाँ पर उसको हम लैंड पर नहीं ला सकते फिश को. वैसे लैंड वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम वाटर में नहीं कर सकते बिकॉज उनकी एडेप्टिव कंडीशन अलग अलग है. सो दीज आर द एडेप्टिव फीचर. तो जो ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइविंग के लिए
एडजस्ट हो चुका है अपने एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव फीचर्स। यहाँ पे डेजर्ट के एडेप्टिव फीचर्स अलग हैं, डेजर्ट के प्लांट्स हैं चाहे डेजर्ट के एनिमल हैं, उनके एडेप्टिव फीचर्स अलग अलग हैं। यहाँ पर अभी हम वही पढ़ रहे हैं डेजर्ट कंडीशन क्या है और वहाँ के एडेप्टिव फीचर्स क्या हैं। अ डेजर्ट इज अ रीजन विद स्कैंटी रेनफॉल। सबको पता है कि डेजर्ट वो रीजन है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ओके, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। इट इज यूजुअली हॉट ड्यूरिंग द डे and soaring about 50 degrees and cold at night with temperature dipping to as low as 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिन बहुत गर्म होते हैं और नाइट टाइम में नाइट ड्यूरेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडक पड़ हो जाती है। डेजर्ट कंडीशन ऐसी है। डेजर्ट्स हैव स्पार्स वेजिटेशन एंड वेरी लिटिल एनिमल पॉपुलेशन। डेजर्ट में अगर हम वेजिटेशन देखें यानी पेड़ पौधे देखें तो बहुत कम है, इवन एनिमल्स भी जो हैं वो बहुत कम ही हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट live here have adapted to the difficult desert condition। जो यहाँ के plants हैं, यहाँ के animals हैं, वो यहाँ के difficult desert condition को cope करने के लिए अपनी adaptive features को change कर चुके हैं। तो adaptive features जो plant की है वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। plants के adaptive features हैं और plants के animals के adaptive features हैं, वो help करती हैं कि वो desert में easily comfortably रह सकें। तो सबसे पहले हम लोग plants की adaptive feature पढ़ेंगे। प्लांट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट्स में जो प्लांट रहते हैं उनकी एडेप्टिव फीचर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्लांट हैव अ वेल डेवलप्ड लॉन्ग एंड डीप रूट सिस्टम टू रीच एंड ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। सबसे पहले होता है लॉन्ग रूट सिस्टम, लॉन्ग एंड डीप रूट सिस्टम, बहुत गहराई तक इनमें जड़ें होती हैं नीचे तक, जिससे कि जमीन के अंदर का भी पानी ये एब्जॉर्ब कर सकें। देन देयर लीव्स मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइन्स। लीव्स मॉडिफाइड हो गई हैं इनकी, लीफ मॉडिफाई होकर क्या बन गई हैं, स्पाइन्स बन गई हैं यानी कांटे बन गए हैं। लीफ मॉडिफाइड टू स्पाइन्स, और स्पाइन में कन्वर्ट होने से क्या हुआ, अगर कांटे भी बन गए तो क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जब लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, भाप बन के पानी ऊपर की तरफ उड़ना, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जब स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी लीफ तो इससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस नहीं मिलेगा वाटर को इवेपोरेट होने के लिए, जब सरफेस नहीं मिलेगा तो वाटर इवेपोरेट नहीं होगा इजीली, और रूट जो स्पाइन्स है वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देते हैं। पानी ज़्यादा बाहर भाप बन के नहीं उड़ेगा और उसको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होगी। Then stem is modified to perform the function of photosynthesis in cactus। कैक्टस में जो स्टेम है वो ग्रीन होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो स्पॉन्जी होते हैं, सक्लेंट होते हैं, वो स्पॉन्जी होते हैं। इसका होने का रीज़न ये है कि ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को कैरी कर सके। फोटोसिंथेसिस क्योंकि ये तो स्पाइन हो गया, लीफ है ही नहीं, और हमें ये पता है कि लीफ में जो ग्रीन पार्ट जो लीफ है उसमें जो क्लोरोफिल है वो एक्टिविटी कंडक्ट करता है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो स्पाइन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ कैक्टस के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन कंडक्ट करता है, स्टेम कंडक्ट करता है, ओके। देन द डेजर्ट प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड सक्लेंट प्लांट। डेजर्ट प्लांट को सक्लेंट प्लांट भी कहा जाता है। डेजर्ट प्लांट्स आर यूजुअली कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस से बचने के लिए इस पर वैक्सी कोटिंग होती है। देन एनिमल दैट इज मोस्ट prominently found in the deserts are rat and snake spend hot day inside the burrow। बहुत गर्म जब होता है तो क्या होते हैं, स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स और रैट क्या करेंगे, डीप होल में अंदर जाके रहेंगे आराम से। और यहाँ पर कैमल जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है। दिस शो द फॉलोइंग फीचर। अब शिप ऑफ द डेजर्ट जो है दैट इज कैमल, उसकी क्या एडेप्टिव फीचर है वो देख लेते हैं। कैमल हैज लॉन्ग एंड थिक आई लैशेस। कैमल की जो आई लैशेस होती हैं वो थिक होती हैं और लॉन्ग होती हैं, जिससे जब वो चले तो जो सैंड है उसकी आइज में नहीं जाए। देन इट हैज थिक पैडेड फीट। उसकी जो फीट है बहुत पैडेड होते हैं, कुशन्ड होते हैं, ताकि वो जब भी गर्म डेजर्ट पे चले तो उसके पैर नहीं जले। देन कैमल ड्रिंक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर। कैमल बहुत ज़्यादा पानी पीता है एट अ टाइम एज मच एज 120 लीटर एंड दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो लंबे समय तक वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकता है। Then a hump of the camel actually stored fat that are gradually used up during long journey। और जो कैमल का हम्प है, जो ऊपर की तरफ उसका उठा हुआ बॉडी पार्ट हम देखते हैं,
बैक देखते हैं, वो क्या है उसका हम्प। तो हम्प में वो क्या स्टोर करके रख रहा है, जो भी फूड वो खाता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट में कन्वर्ट होने के बाद उसके हम्प में स्टोर हो जाता है। लॉन्ग जर्नी पे जाने के बाद इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे टाइम तक खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये उसी स्टोर फूड से अपना काम चलाता रहता है। एंड एज फैट गेट रिड्यूस, जैसे फैट कम होता है उसके हम्प का साइज रिड्यूस हो जाता है। इट रिगेन इट ओरिजिनल शेप व्हेन इट फूड अगेन, जब वो वापस से फूड खाता है तो वापस उसकी ओरिजिनल शेप आ जाती है। इट हैज एन एक्सेप्शनली लार्ज लॉन्ग इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब ऑल द वाटर फ्रॉम द फूड दैट इट ईट। इट हैज थिक स्किन टू कीप द हीट अवे, इसके ऊपर बहुत मोटी चमड़ी होती है जिससे उसकी हीट जो है वो उसको, जहाँ पे तेज गर्मी है वो उसको परेशान नहीं कर पाए। एंड टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाए रखने के लिए कैमल डज नॉट स्वेट एंड पास हाई कंसनट्रेटेड यूरिन। ओके, अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसकी बॉडी में ये सारे फीचर्स देखे गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, गो विद द रीडिंग till page number 153. I will proceed with page number 154, that is polar and mountain regions. Okay students, thank you.